ट्रैक 4। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 64 से पन्ना नंबर 71 तक रिकॉर्डिंग किया गया है। पाठ 4 सोनपान। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ी निबंध के विकास में लखनलाल गुप्त का स्थान व्यक्त कीजिए, अथवा लखनलाल गुप्त का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ी निबंध के विकास में लखनलाल गुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म 1 जुलाई 1933 को बिलासपुर में हुआ था। आपने मैट्रिक की परीक्षा वाराणसी में रहकर उत्तीर्ण की थी। एम.कॉम और एल.एल.बी की परीक्षाएं आपने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण की। लखनलाल गुप्त की प्रतिभा बहुआयामी है। छत्तीसगढ़ी में आपने कहानी, नाटक, कविता, निबंध आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी को गति दी। उन्होंने उपन्यास भी रचे। उनके चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास 1965 के छत्तीसगढ़ी के द्वितीय उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। इस उपन्यास के संबंध में मुकुटधर पांडे का कथन है, चंदा अमृत बरसाइस यथा नाम तथा गुण है, पद पद पर अमृत टपकता है, कथानक सरल और सहज है, आंचलिक जनजीवन का चित्रण स्वाभाविक बन पड़ा है। रचनाएं। लखनलाल गुप्त की प्रकाशित पुस्तकें। काव्य, सैनिक गान, सत्यमेव जयते, पद्म प्रभा, संजौती के बेरा। उपन्यास, चंदा अमृत बरसाइस। कहानी, एकांकी संग्रह, सरक ले डोला आइस। आत्मकथा, सुरता के सेन किरण। बाल साहित्य, हाथी घोड़ा पाल की, छत्तीसगढ़ी बाल नाट्य। नाटक, जाग, छत्तीसगढ़ जाग। भाषा शैली। लखनलाल गुप्त की भाषा में 2 रूप मिलते हैं। प्रथम रूप में विचारात्मक निबंध आते हैं, जिसकी भाषा संयत एवं गंभीर है। दूसरा रूप आलोचनात्मक निबंधों का है। आपकी भाषा प्रौढ़ है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की झलक दिखाई देती है। इसी से यह भाषा संस्कृत गर्भित और प्रांजल है। इसके अलावा आपकी भाषा में चपलता, प्रवाह, व्यंग्य, वक्रता और कहावतें दिखाई देती है तथा व्यवहारिक सरल आपकी भाषा है। वे मुख्यतः वक्ता और अध्यापक हैं। अध्यापकीय सरलता उनकी भाषा में सदैव रहती है। आपकी भाषा में शिथिलता, अव्यवस्था नाम मात्र को भी प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ ही आपकी भाषा प्रवाहपूर्ण, सारगर्भित और अलंकृत भी है। शैली के संबंध में यही कहा जा सकता है कि वह विविध रूपों वाली है, कहीं व्यावहारिक, कहीं मुहावरेदार, कहीं अलंकारिक तथा कहीं प्रौढ़, और कहीं लंबे लंबे वाक्य और कहीं छोटे छोटे वाक्य आपकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपकी शैली को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, विचार प्रधान शैली। दूसरा, गवेषणात्मक शैली। तीसरा, आलोचनात्मक शैली। चौथा, व्याख्या प्रधान शैली। पांचवा, व्यंग्य प्रधान शैली। छठा, आत्मव्यंजक शैली। सातवां, भावात्मक शैली। पहला, विचार प्रधान शैली। वह शैली विचारों से आपूरित है। इसमें वाक्य न छोटे हैं और न ही दीर्घ। इस शैली के द्वारा आपने अपने विचारों को पूर्णतया समझाने तथा आदर्श उपस्थित करने का प्रयास किया है। दूसरा, गवेषणात्मक शैली। इसका प्रयोग आपके सांस्कृतिक निबंधों में हुआ है। इनकी भाषा भी संस्कृत गर्भित है तथा वाक्य लंबे हैं। तीसरा, आलोचनात्मक शैली। इस शैली में आपने आलोचनाएं ही लिखी हैं। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित होते हुए भी सरल और साहित्यिक है। चौथा,
व्याख्या प्रधान शैली। इस शैली का प्रयोग दार्शनिक विषयों के लिए आपने किया है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं तत्सम प्रधान है। 5वां, व्यंग्य प्रधान शैली। इसके अंतर्गत हास्य और व्यंग को सम्मिश्रित किया गया है। व्यंग आकर्षक, शिष्ट और साहित्यिक है। 6ठा, भावात्मक शैली। इस शैली में आपके भावात्मक निबंध हैं जो भाव विभोर होकर रचे गए हैं। इसमें प्रश्नों की अधिकता है। आपकी भाषा शैली का एक उदाहरण देखिए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उनके हृदय को दुख कातर और संवेदनशीलन न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर स्वार्थ के प्रेत ने मनुष्य को दबोच लिया है। गुप्त जी का साहित्य में स्थान। श्री गुप्त उच्च कोटि के आलोचनाकार, निबंधकार और शैलीकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समान सूत्र शैली के विधायक नहीं, विवेचन शैली के अनुयायी हैं। आपके सांस्कृतिक लेख निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल वक्ता, प्रगतिशील विचारक, निर्भीक लेखक और चुटीले व्यंग्यकार के रूप में आपका प्रमुख स्थान है। आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा की सेवा अनुपम है। प्रश्न दूसरा, लखनलाल गुप्त द्वारा रचित निबंध सोनपान का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सोनपान शीर्षक पाठ का आशय स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य के सजग साहित्यकार लखनलाल गुप्त ने सोनपान शीर्षक निबंध में दशहरा पर्व पर दी जाने वाली सोनपान का वर्णन किया है। अन्य प्रांतों की तरह छत्तीसगढ़ में भी दशहरा पर्व बड़े जोर शोर और उल्लास के साथ मनाया जाता है। शरद ऋतु आते ही धरती पंख रहित हो जाती है। खेत खलिहान में धान की हरी हरी फसलें दिखाई देने लगती हैं। तब गांव-गांव में विजयादशमी की तैयारी प्रारंभ होती है। इस निबंध में पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों में मनाई जाने वाली विजयादशमी का वर्णन हुआ है। देश के अलग अलग भाग में और अलग अलग रूप में यह पर्व मनाया जाता है, किंतु सभी का उद्देश्य एक समान होता है, अनार्य पर आर्य की, असत्य पर सत्य की विजय दिखाना। छत्तीसगढ़ में इस दिन घर घर में सोनपान बांटा जाता है, जिसे पाकर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी के मन में प्रसन्नता छा जाती है। प्रस्तुत निबंध की भाषा सहज सरल है, वाक्य विन्यास सुंदर है। छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा पर्व पर इस दिन घर घर सोनपान बांटा जाता है। यह आर्य लोगों के लिए बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर आर्य संस्कृति की रक्षा की थी। शरद ऋतु के पश्चात दशहरा पर्व आता है। व्यापारीगण अपने कारोबार का श्री गणेश इस शुभ दिन से करते हैं तथा खेतीहर किसान भी इसी दिन अपने खेतों में बीज बो देते हैं। वास्तव में इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। उसी की स्मृति में दशहरा पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 10 दिन पूर्व ही रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस के आधार पर की जाती है। इस लीला में भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों का वर्णन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर रावण का पुतला जलाया जाता है। बिलासपुर के सनीचरी पड़ाव पर रावण, कुंभकर्ण एवं
मेघनाथ तीनों के बड़े बड़े पुतलों का दहन किया जाता है। श्री राम की विजय के उपरांत अर्धरात्रि तक राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाकर शहर के विभिन्न भागों में घुमाया जाता है। जगह जगह आरती उतारी जाती है। विजयदशमी के अगले दिन भरत मिलाप का आयोजन किया है। प्रयाग नगरी में विजयदशमी के पर्व का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है। प्रयाग नगरी में एक साल महु ये उत्सव देखे गए रहे। वहाँ के बड़े चौराहा में राम, लक्ष्मण और सीता के मनव मूर्ति सिंहासन में विराजमान होके आवत रहित। दूसर कोतीले भरत शत्रुघ्न के मानव मूर्ति झांकी आवत दिखाई परिस। चौगड्ढा के बीच म सुंदर सजे सजाए मंडप बने रहिस, जौन रंग बिरंगी बिजली के रोशनी से चकाचौंध करत रहिस। यही बेरा चारों भाई के मिल भेंट होथे। मिल भेंट के दृश्य हाँ अघोतेव नीक लगिस। भरत के नंगा पाव दौड़त आना और राम के चरण में गिर पड़ना और राम ल गिरत देख भरत अपना दुन्नो भुजा में भर लेना केत के सुख जनात है के सीन ल देख के लाखों आदमी के भीड़ जब ये दृश्य देखत है तो ताली के जना मना नगाड़ा बाज उठत। भगवान राम के जय जयकार के साथ के ये मिलाप के काम संपन्न होता है। ये खर दूसर दिन राजगद्दी उत्सव बनाए जाता है। ये उछाव घलो आनंद के साथ जोर शोर से बनाए जाते हैं। ये उछाव के साथ जोर शोर से बनाए जाते हैं। राम राज्य बैठे तिरलोका हर्षित भये गए सब सोगा के पाठ करत हुए यही दिना राम के राज तिलक किए जाते हैं। राज्याभिषेक के बाद आनंद उत्साह के साथ रामलीला के समापन होइस। बंगाल में दशहरा पर्व पर दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ निवासियों की विचारधारा यह है कि राम की जीत दैवी शक्ति के कारण हुई है। इस कारण वहाँ दुर्गा की पूजा की जाती है। वर्तमान में तो बिलासपुर में 30-35 दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, सजावट की जाती है, उनकी झांकियाँ निकाली जाती है और बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। नवमी के दिन जगह जगह नाटक भी खेले जाते हैं। दशहरा पर्व किसी एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। किसी क्षेत्र में नवदुर्गा की वजह से, किसी क्षेत्र में वीर पूजा, किसी क्षेत्र में भगवान श्री राम के कारण, व्यापारी अपने व्यापार के कारण, इस प्रकार हर राज्य में दशहरा पर्व पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा पर्व के प्रभाव का चित्रण लेखक ने इन शब्दों में किया है। छत्तीसगढ़ में संझौती के बेरा दशहरा के दिन नवा पोशाक पहन के लइका सियान जमो झिन गाजा बाजा के सगे जरन तिरन रावण के पुतला जलाशय पहुंच जाते। सबके समूह में पुतला जलाए जाते। जेखर पहले सोनपान के पूजा होते और सोनपान ल जमोझन अपन अपन हाथ में रख ले। सबसे पहली भगवान ल सोनपान जमोझन अर्पित करते। येखर बाद छोटे बड़े सोनपान भेंट कर के बाद मिल भेंट करते। छत्तीसगढ़ में दशहरा के पर्व पर नए वस्त्र धारण करके गाजे बाजे के साथ रावण का पुतला देखने जाते हैं। पुतला जलाने से पहले सोनपान की पूजा की जाती है और सबसे पहले भगवान श्री राम को अर्पित की जाती है। उसके पश्चात छोट बड़े एक दूसरे को सोनपान देकर आपस में भेंट करते हैं। सही मायने में यह विजय चिन्ह के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी दिन वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों के विरुद्ध महाभारत का युद्ध आरंभ किया था। आशय यह है कि इस दिन सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। विजयदशमी या दशहरा पर्व का आर्य संस्कृति में
अपना विशिष्ट महत्व है। लखनलाल गुप्त ने इस रचना में दशहरा पर्व को मूल केंद्र बनाया है। सहज सरल छत्तीसगढ़ भाषा से यह रचना आकर्षक और लोकप्रिय बन गई है। संप्रसंग व्याख्याएं। पहला, प्रयाग नगरी में एक साल महु ये उत्सव देखे गए रहे। वहाँ के बड़े चौराहा में राम लक्ष्मण और सीता के मानव मूर्ति सिंहासन में विराजमान होके आवास रहीस। दूसर कोतीले भरत शत्रुघ्न के मानव मूर्ति झांकी आवत दिखाई पड़ीस। चौगड्डा के बीच में सुंदर सजे सजाए मंडप बने रहीस, जौन रंग बिरंगी बिजली की रोशनी से चकाचौंध करत रहीस। यही बेरा चारों भाई के मिल भेंट होत है। मिल भेंट के दृश्य हाँ अघोतेव नीक लगीस। भरत के नंगा पाव दौड़त आना और राम के चरण में गिर पड़ना और राम ल गिरत देख भरत अपना दुनों भुजा में भर लेना। केत के सुख जनाथे के सीन ल देख के लाखों आदमी के भीड़ जब ये दृश्य ला देखते तो ताली के जनामना नगाड़ा बाज उठे। भगवान राम के जय जयकार के साथ के ये मिलाप के काम संपन्न होते। ये खर दूसर दिन राजगद्दी उत्सव बनाए जाते। ये उछाव घलो आनंद के साथ जोर शोर से बनाए जाते। ये उछाव घलो आनंद के साथ जोर शोर से बनाए जाते। शब्दार्थ म, में, औ, और, आवास, आना, चौगड्डा, चौराहा, नीक, अच्छा, दुन्नो, दोनों, उठे, उठते, जाते, जाते हैं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश सोनपान शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ श्री लखनलाल गुप्त जी की प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ी रचना मानी जाती है। गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में लखनलाल गुप्त जी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रसंग, गुप्त जी ने विजयदशमी पर भेंट की जाने वाली सोनपान का महत्व बताया है। प्रयाग नगरी में दशहरा पर्व का मनमोहक वर्णन भी प्रस्तुत किया है। व्याख्या, लेखक कहता है कि मैं एक वर्ष प्रयाग नगरी में यह उत्सव देखने गया। बड़े ही विचित्र ढंग से वहाँ दशहरा पर्व मनाया जाता है। वहाँ जगह जगह राम, लक्ष्मण एवं सीता की मानव मूर्ति सिंहासन पर विराजमान रहती है और दूसरी तरफ से भरत एवं शत्रुघ्न की मानव मूर्ति की झांकी भी आती है। चौराहों को मंडप के समान सजाया जाता है। रंग बिरंगी रोशनी से संपूर्ण क्षेत्र सुसज्जित हो जाता है। राम एवं भरत के मिलन के दृश्य झांकियों में ऐसे लगते हैं मानो वास्तव में हो। भरत के नंगे पांव दौड़कर आना और राम के चरणों में गिर जाना। भरत को चरणों में गिरा देख श्री राम द्वारा अपनी बाहों में भरना। यह दृश्य देखकर लाखों व्यक्तियों की तालियों की गड़गड़ाहट मानो नगाड़ों के समान प्रतीत होती है। भगवान श्री राम के जय जयकार के साथ यह मिलाप समाप्त हो जाता है। अगले दिन श्री राम को राजगद्दी सौंपने का उत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बड़े आनंद के साथ इस उत्सव का समापन होता है और संपूर्ण मानव जगत इस उत्सव से भाव विभोर हो उठता है। विशेष छत्तीसगढ़ी शब्दों का चयन कर भावानुकूल भाषा के प्रयोग द्वारा अभिव्यक्ति की प्रस्तुति इन पंक्तियों में की गई है। सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण भाषा प्रयोग से तथ्य स्वाभाविक दिखाई देते हैं। दार्शनिक चेतना से युक्त व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। इस प्रकार भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से गद्यांश सुंदर और सफल बन पड़ा है। दूसरा, दशहरा में बंगाली मन दुर्गा पूजा के उत्सव अघातेज धूमधाम से मनाते। इमन राम ले ज्यादा रामल विजय देवैया शक्ति भगवती दुर्गा की पूजा अघातेव मन लगा के करते। आजकल तो बिलासपुर घलों में ये साल 30-35 ठो दुर्गा के मूर्ति बैठारे रहीन। सबो जगह के सजावट
और रोशनी तो देखे के लायक रहीस। येखर पूजा बड़े श्रद्धा के साथ करथे और दशहरा के दिन रतिहा म गावत बजावत ओखर संग रिकम रिकम के झांकी सजाए बड़ उछाव मंगल मनावत मूर्ति मनला अरनपा नदिया परछी घाट म सारथे। ये क्रम ये दिना रात भर चलत रहित है। अष्टमी और नवमी के दिन कई जगह नाटक घलो खेले जाते। शब्दार्थ अघातेज बहुत ही, घलो नगर बैठारे बिठाने और रतिहा रात जाते जाते हैं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश सोनपान शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पाठ के लेखक लखनलाल गुप्त जी है। यह शीर्षक लेखक की छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। गुप्त जी का गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में समान अधिकार है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बंगाल के दशहरा पर्व के आयोजन का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या बंगाल में दशहरे का पर्व रावण के पुतले का दहन करके नहीं बल्कि दुर्गा पूजा के साथ मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के साथ दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का विश्वास है कि भगवान श्री राम की विजय दैवीय शक्ति के कारण हुई है। इसीलिए बंगाल के लोग भगवती दुर्गा की पूजा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। आजकल तो बिलासपुर में भी रावण के पुतले का दहन तो होता ही है, साथ में दुर्गा की प्रतिमा भी जगह जगह स्थापित की जाती है। सब जगह मंडप में जोरदार सजावट की जाती है। दुर्गा पूजा भी लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। दशहरा के दिन लोग रावण दहन के पश्चात माँ दुर्गा की रंग बिरंगी झांकियाँ निकालते हैं और गाजे बाजे के पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। यह कार्यक्रम रात भर चलता रहता है। अष्टमी और नवमी के दिन रामलीला भी की जाती है। तत्पश्चात कार्यक्रम का समापन हो जाता है। विशेष पहला, भाषा शैली सरल व सहज समझ आने वाली है। दूसरा, दुर्गा पूजा का महत्व भी बताया गया है। प्रश्नावली। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली विजयादशमी की तुलना कीजिए। उत्तर, बंगाल में दशहरा पर्व पर दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ के निवासियों की विचारधारा यह है कि राम की जीत दैवी शक्ति के कारण हुई है। इस कारण वहाँ दुर्गा की पूजा की जाती है। वर्तमान में तो बिलासपुर में 30-35 दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, सजावट की जाती है, उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं और बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। नवमी के दिन जगह जगह नाटक भी खेले जाते हैं। दशहरा पर्व किसी एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। किसी क्षेत्र में नव दुर्गा की वजह से, किसी क्षेत्र में वीर पूजा, किसी क्षेत्र में भगवान श्री राम के कारण, व्यापारी अपने व्यापार के कारण। इस प्रकार हर राज्य में दशहरा पर्व पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा पर्व के प्रभाव का चित्रण लेखक ने इन शब्दों में किया है। छत्तीसगढ़ में संझौती के बेरा दशहरा के दिन नवा पोशाक पहन के लइका सियान जमो झिन गाजा बाजा के संगे जरन तिरन रावण के पुतला जलाशय पहुँच जाते। सबके समूह में पुतला जलाए जाते, जेखर पहले सोनपान के पूजा होते और सोनपान ल जमोझन अपन अपन हाथ में रख ले। सबले पहली भगवान ल सोनपान जमोझन अर्पित करते। येखर बाद छोटे बड़े सोनपाल भेंट कर के बाद मिल भेंट करते। छत्तीसगढ़ में दशहरा के पर्व पर नए वस्त्र धारण करके गाजे बाजे के साथ रावण का पुतला देखने जाते हैं।
पुतला जलाने से पहले सोनपान की पूजा की जाती है और सबसे पहले भगवान श्री राम को अर्पित की जाती है। उसके पश्चात छोट बड़े एक दूसरे को सोनपान देकर आपस में भेंट करते हैं। सही मायनों में यह विजय चिन्ह के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी दिन वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों के विरुद्ध महाभारत का युद्ध आरंभ किया था। आशय यह है कि इस दिन सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। विजयदशमी या दशहरा पर्व का आर्य संस्कृति में अपना विशिष्ट महत्व है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला, लखनलाल गुप्त की भाषा शैली। उत्तर, भाषा शैली। लखनलाल गुप्त की भाषा में दो रूप मिलते हैं। प्रथम रूप में विचारात्मक निबंध आते हैं, जिसकी भाषा संयत एवं गंभीर है। दूसरा रूप आलोचनात्मक निबंधों का है। आपकी भाषा प्रौढ़ है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की झलक दिखाई देती है। इसी से यह भाषा संस्कृत गर्भित और प्रांजल है। इसके अलावा आपकी भाषा में चपलता, प्रवाह, व्यंग्य, वक्रता और कहावतें दिखाई देती है तथा व्यवहारिक और सरल आपकी भाषा है। वे मुख्यतः वक्ता और अध्यापक हैं। अध्यापकीय सरलता उनकी भाषा में सदैव रहती है। आपकी भाषा में शिथिलता, अव्यवस्था नाम मात्र को भी प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ ही आपकी भाषा प्रवाहपूर्ण, सारगर्भित और अलंकृत भी है। शैली के संबंध में यही कहा जा सकता है कि वह विविध रूपों वाली है, कहीं व्यवहारिक, कहीं मुहावरेदार, कहीं अलंकारिक तथा कहीं प्रौढ़, और कहीं लंबे लंबे वाक्य और कहीं छोटे छोटे वाक्य आपकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उत्तर, आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य के सजग साहित्यकार लखनलाल गुप्त ने सोनपान शीर्षक निबंध में दशहरा पर्व पर दी जाने वाली सोनपान का वर्णन किया है। अन्य प्रांतों की तरह छत्तीसगढ़ में भी दशहरा पर्व बड़े जोर शोर और उल्लास के साथ मनाया जाता है। शरद ऋतु आते ही धरती पंख रहित हो जाती है। खेत खलिहान में धान की हरी हरी फसलें दिखाई देने लगती हैं। तब गांव-गांव में विजयादशमी की तैयारी प्रारंभ होती है। इस निबंध में पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों में मनाए जाने वाली विजयादशमी का वर्णन हुआ है। देश के अलग अलग भाग में और अलग अलग रूप में यह पर्व मनाया जाता है, किंतु सभी का उद्देश्य एक समान होता है, अनार्य पर आर्य की, असत्य पर सत्य की विजय दिखाना। छत्तीसगढ़ में इस दिन घर घर में सोनपान बांटा जाता है, जिसे पाकर स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी के मन में प्रसन्नता छा जाती है। प्रस्तुत निबंध की भाषा सहज सरल है, वाक्य विन्यास सुंदर है। तीसरा, विजयादशमी का सामाजिक महत्व। उत्तर, छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा पर्व पर इस दिन घर घर सोनपान बांटा जाता है। यह आर्य लोगों के लिए बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर आर्य संस्कृति की रक्षा की थी। शरद ऋतु के पश्चात दशहरा पर्व आता है। व्यापारी गण अपने कारोबार का श्री गणेश इस शुभ दिन से करते हैं तथा खेतीहर किसान भी इसी दिन अपने खेतों में बीज बो देते हैं। यहाँ पर ट्रैक 4 तथा पाठ 4 समाप्त हो रहा है।